सभी को नमस्कार। कल हमने गृह सज्जा के विभिन्न सिद्धांतों में से अनुपात और संतुलन पे डिस्कशन किया था। आज हम लय पर डिस्कशन करेंगे। लय अर्थात रिदम। कला के सिद्धांतों में या डिज़ाइन के जो सिद्धांत हैं उसमें लय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। एक्चुअल में इसका संबंध जो होता है एक सुसंगठित, निरंतर एवं नियमित रूप से बढ़ने वाली गति से होता है। गृह सज्जा में हमारी आंखें सजावट के प्रत्येक भाग में घूमती है। सज्जा में प्रयुक्त की गई वस्तुओं के क्या रंग है, रूप है, आकार कैसा है, रेखा, बनावट, आकृति के मेल जब सही अनुपात में और संतुलन में होते हैं तब लय उत्पन्न होता है और वो आँखों को गति प्रदान करता है। भवन निर्माण या गृह सज्जा से लय में आकर्षण उत्पन्न होता है। एक विन्यास में रेखाओं, आकृतियों और रंगों को एक ही दिशा में बार बार प्रयुक्त करने से उनमें जो संबंध स्थापित होता है उसे लय कहते हैं। आया समझ में? मतलब रेखाओं, आकृतियों, रंगों को एक ही दिशा में हम बार बार प्रयुक्त करेंगे तो उनमें जो आपस में संबंध या कोऑर्डिनेशन जो उत्पन्न होगा या स्थापित होगा उसे हम क्या कहेंगे? लय कहेंगे। लय का गति से भी संबंध होता है। यही कह दो कि लय गति से ही घनिष्ठ संबंध रखती है। जब कला में रेखा, आकार और रंग की एक ही दिशा में किसी नियम के अनुसार या अथवा अनियमित रूप से बार बार आवृत्ति की जाए अर्थात पुनरावृत्ति बार बार की जाए तो उस विन्यास में एक गति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, आइए बात समझ में। कोई भी हम डेकोरेशंस कर रहे हैं या कोई भी कलात्मक चीज़ है, उसकी रेखा, आकार और रंग एक ही दिशा में किसी नियम के अनुसार या अनियमित रूप से बार बार पुनरावृत्ति की जाए तो उस विन्यास से एक गति उत्पन्न होती है। यदि हमारी दृष्टि इस गति के सहारे समस्त विन्यास पर सुगमता से और सुखद अनुभव के साथ बढ़ती है तो वह विन्यास लयमय हो जाता है। यह कलात्मक गुण से विषीभूत हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि लय का तात्पर्य रेखाओं, आकारों, रंगों की आवृत्ति या पुनरावृत्ति से निर्मित उस मार्ग से है जिस पर नेत्र अन्यास यात्रा करने लगते हैं। ठीक है। अच्छा, विभिन्न विद्वानों ने लय की अलग अलग परिभाषाएं दी है। गोल्डस्टीन के अनुसार कला में लय का अर्थ एक सरल एवं संबंधित रास्ता है जिस पर हमारी आँखें रेखाएं, आकार व रंगों की व्यवस्था में यात्रा करती है। ठीक है, क्या कहा इन्होंने? एक सरल और संबंधित रास्ता है जिस पर हमारी आँखें रेखाओं, आकारों और रंगों की व्यवस्था में यात्रा करती है। अच्छा, क्रेग एवं रश के शब्दों में लय डिज़ाइन का वह सिद्धांत है जो परस्पर संबंधित गतियों को बताता है। ठीक है, परस्पर संबंधित गतियों को बताता है। ठीक, अब हम आते हैं गृह सज्जा में लय की सहायता से सौंदर्य और आकर्षण उत्पन्न किया जाता है। कमरे में फर्नीचर, कालीन, पर्दे, फूलदान, चित्र तथा अन्य सजावटी सामानों को इस प्रकार व्यवस्थित करके रखना चाहिए ताकि उसमें लय उत्पन्न हो जाए और हमारी आंखें जो है गति के साथ साथ उसका अनुसरण करते हुए कक्ष के सबसे आकर्षक
वस्तु पर टिक जाए। ठीक है। लय का स्थान से भी संबंध होता है, मतलब लय स्थान से संबंधित होती है या लय का स्थान से भी संबंध होता है। खाली स्थान पूर्णतः लयहीन होता है। जब किसी पदार्थ के द्वारा उसकी पूर्ति कर दी जाती है तो दृष्टि उस वस्तु की रेखाओं पर चलना प्रारंभ कर देती है, जिससे उसमें क्या होता है, लय उत्पन्न हो जाती है। यदि किसी कमरे में वस्तुएं अस्त व्यस्त रखी हुई हो, यदि वहाँ उपयुक्त आवृत्ति का भी अभाव हो, तो वहाँ आकर्षण का भी अभाव होगा। ऐसी स्थिति में गति के विचलन होने के कारण नेत्रों को सुख प्रदान करने वाली लय की उत्पत्ति नहीं होगी। मतलब हमारी गति में विचलन हो गया क्योंकि अस्त व्यस्त पड़ी थी। ठीक है, तो क्या हुआ, लय की उत्पत्ति नहीं हुई है। लय की गति का विचार करके जब फर्नीचर व अन्य वस्तुएं कमरे में सजाई जाती है तो वह क्या होती है, दृष्टि में रुचिकर प्रतीत होती है। किसी वस्तु विन्यास में लय का गुण उत्पन्न करने के लिए कमरे की वस्तुएं इस प्रकार रखनी चाहिए कि दृष्टि की गति के साथ उसका अनुसरण करते हुए उस कमरे में मुख्यतम आकर्षण केंद्र पर हमारी आंखें आके टिक जाए। ठीक है, तो ये हुई लय का कला में क्या रोल है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लय कैसे कितने प्रकार के होता है या लय कैसा होता है। तो लय विशेष रूप से दो प्रकार का होता है। एक तो नियमानुसार लय, जिसे हम रेगुलर रिदम कहते हैं। दूसरा होता है स्वच्छंद लय, जिसे हम फ्री रिदम कहते हैं। देखो, नियमानुसार जो लय होता है उसे नियमित लय भी कहते हैं हम। अति प्राचीन समय में इस लय का उपयोग गृह सज्जा में किया जाता था। इस प्रकार के लय को प्राप्त करने के लिए एक ही प्रकार की इकाई अथवा इकाइयों के समूह को बार बार नियमित रूप से निश्चित दूरी पर रखा जाता था या प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इकाइयों के नियमित प्रयोग से उनमें आपस में संबंध स्थापित हो जाता, जिसके कारण कलात्मक वस्तुएं बहुत अधिक सुंदर और आकर्षक मनोहरी लगती है। देखो, नियमित लय वह है जिसमें क्या होता है कि एक ही प्रकार की इकाई अथवा एक ही प्रकार की इकाइयों के जो समूह हो उसको एक निश्चित या नियमित दूरी पर बार बार दोहराया जाता है या लगाया जाता है या प्रयोग किया जाता है। तो क्या होता है, उनमें संबंध स्थापित हो जाता है और वह लय उत्पन्न करता है। ठीक है, दूसरा जो मैंने लय का प्रकार बताया वह स्वच्छंद लय। जब नमूने अथवा इकाइयों को अनियमित अंतरों से या दूरियों से प्रयोग किया जाता है, तब इसमें उत्पन्न लय को स्वच्छंद लय कहते हैं। इस प्रकार के लय से क्या होता है, आँखों की गति निश्चित और नियमित नहीं रह पाती। आँखें एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ऐच्छिक संवेगात्मक प्रभाव को भेजने के लिए विवश हो जाती है। मतलब ऊपर वाली में तो नियम अनुसार हमारी आंखें एक के बाद एक चली गई, परंतु इसमें क्या हुआ कि चीज़ों जो नमूने हैं उनकी इकाइयों या इकाइयों के समूह में क्या अंतर है, दूरियों में भी अंतर है या अनियमित है। तो इस प्रकार जो लय होती है वह स्वच्छंद लय होती है। इसमें क्या होता है, हमारी जो दृष्टि होती है वह एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ऐच्छिक हमारी इच्छा से, हमारे मन से अपने भावों को भेजती है। ठीक है, रेखाओं, आकारों, आकृतियों के विभिन्न रूपों को प्रयुक्त करने के लिए स्वच्छंद लय की प्राप्ति की जाती है।
ठीक है। अब हम देखते हैं कि गृह सज्जा में लय की उत्पत्ति के कौन कौन से तरीके हैं या लय की उत्पत्ति कैसे होती है। तो उसके मुख्यतः 5 तरीके हैं। पहला तो है आकार की पुनर्वृत्ति द्वारा या आवृत्ति द्वारा या रिपीटिशन द्वारा। दूसरा है आकार में नियमानुसार वृद्धि द्वारा या यूँ कह सकते हैं कि अनुक्रम द्वारा, नहीं सॉरी, दूसरा हम ये कह सकते हैं कि उसके साइज जो है उसमें बढ़ोतरी की जाए या नियमानुसार वृद्धि की जाए, तो इस प्रकार की लय उत्पन्न हो जाती है। फिर है रेखाओं के सरल संयुक्त एवं निरंतर गति के द्वारा, ठीक है, कंटिन्यूटी के द्वारा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रेखाओं तथा नमूनों के स्थानांतरण द्वारा। फिर है रेखाओं के जो विपक्षता के द्वारा या अपोजिशंस ऑफ लाइन के द्वारा भी क्या होती, गति उत्पन्न की जा सकती है। तो हम एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आकार की पुनरावृत्ति द्वारा या आवृत्ति द्वारा या रिपीटेशंस के द्वारा हम किस तरह लय उत्पन्न कर सकते हैं, ये देखते हैं। हमारी जो आँखें हैं एक नमूने से दूसरे नमूने पर इस तरह से गति करते हुए आगे बढ़ती है कि सभी नमूने हमें एक जैसे दिखते हैं। इन नमूनों को अलग से देखना आसान नहीं होता। सब इनमें जो नमूने या इकाइयाँ एक दूसरे से संबंधित या मिली जुली होती है जो आँखों को सुख पहुँचाती है, ठीक है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यह किसी वस्तु में लय उत्पन्न करने की बहुत सरल विधि है। रेखाओं, मापों, आकृतियों और रंगों को पुनरावृत्ति की जाए या आवृत्ति से नेत्र एक क्षेत्र से अगले क्षेत्र पर पहुँच कर क्या करते हैं, उससे संबंधित स्थापित करते हैं, जिससे घरों की सजावट में समांतर रेखाओं, समान आकारों और आकृतियों से मेल खाते हुए रंगों का एक दूसरे से समानांतर बार बार प्रयोग करने से क्या होता है, लय उत्पन्न होता है। मतलब जब भी हम रेखाओं, आकारों और क्या होगा, मापों को बार बार उपयोग में लाएंगे तो क्या होगा, लय उत्पन्न होगा। गृह सज्जा में भी आकार की पुनरावृत्ति द्वारा सौंदर्य और आकर्षण उत्पन्न किया जाता है। जैसे कि एक सोफा सेट पर रखे जाने वाले 5 कुशनों का आकार एक जैसा होना, कुर्सियों का एक जैसे आकार का होना, कुशन कवर का एक ही रंग या एक ही नमूने का प्रयोग होना, तो ये क्या करते हैं, सब एक सा उपयोग करने से लय उत्पन्न करता है। दूसरा है आकारों में नियमानुसार वृद्धि करने से। जब किसी वस्तु के आकार में नियमानुसार अगर वृद्धि की जाए या यूँ कह सकते हैं कि विभिन्न मापों के आकारों में क्रम व्यवस्था से लय उत्पन्न होता है, तो उसे क्या कहते हैं, आकार अनुसार नियमों में वृद्धि। इसमें सीढ़ी जैसे विन्यास बढ़ते और घटते क्रम में हमें प्रतीत होता है। देखो, जब हम किसी वस्तु के आकार में नियमानुसार वृद्धि की जाती है तो कभी कमी पेशी, उतार चढ़ाव से एक प्रकार का लय उत्पन्न हो जाता है जो हमारी आँखों को क्या करता है, अच्छा लगता है और हमारी आँखें उतार चढ़ाव को देखने के लिए अन्यासी गति करने लग जाती हैं। हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि एक खाली दीवार है
उसकी सज्जा में 5-6 कलात्मक तितलियों से की जाए या सजावट इस ढंग से की जाए कि पहली दीवार में बड़ी तितली, फिर उससे छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी, इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अंत में सबसे छोटी तितली सजा दी जाए। तो इससे दीवार की खूबसूरती क्या होगी, बढ़ जाएगी। परंतु इसके विपरीत यदि हम पहले सबसे बड़ी, फिर 4-5 गुना छोटी, फिर बड़ी तितली, फिर 3-4 गुना छोटी तितली और आगे का क्रम इसी तरह से हो, तो हमारी जो सज्जा होगी वो बिल्कुल भद्दी लगेगी, अनाकर्षक लगेगी, बेढंगी लगेगी। क्योंकि यह व्यवस्था आँखों की जो गति है उसे एक सी गति प्रदान नहीं करती तथा आँखों की गति में बाधा पहुंचाती है। और इसका जो हमें अनुभव हम जब देखते हैं तब आसानी से होता है। अतः हमें गृह सज्जा करते समय समस्त वस्तुओं का आकार माप के अनुसार व्यवस्थित करते हुए कक्ष को सजाएं, तो उसमें एक अच्छा लय उत्पन्न होता है और हमारा कक्ष क्या लगता है, सुंदर लगता है। ठीक है। अब तीसरा जो लय उत्पन्न करने का तरीका है वह रेखाओं की सरल, संयुक्त एवं निरंतर गति के द्वारा। देखो, अविराम रेखा गतिशील होती है, वक्र रेखाएं जो होती है निरंतरता और अनवरतता का भाव उत्पन्न करती है। इसके प्रयोग से एक लय, एक गति उत्पन्न होती है जो कि गृह सज्जा को बहुत सुंदर, आकर्षक बना देती है। जैसे कि मेज पोश है, कुशन कवर है, बेड कवर है आदि में गोल डिजाइन इन्हें आकर्षक बना देता है। भवन निर्माण करते समय भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। घर के बाहरी जो एलिवेशन है यदि गोलाई लिए हुए हो तो मकान की सुंदरता और आकर्षण में वृद्धि होती है। इसी तरह गोल खिड़कियां हैं, गोल दरवाजे हैं तो मकान बहुत सुंदर लगता है। घर में भी यदि फर्नीचर को गोलाई लिए हुए सजाते तो खूबसूरत लगते हैं। तो रेखाओं को सरल, संयुक्त और निरंतर गति के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, लय उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है। अब है रेखाओं और नमूनों की स्थानांतरणता के द्वारा भी लय उत्पन्न होता है। यह हमारी दृष्टि को निर्बाध गति प्रदान करता है। आंखें स्वतः ही उस ओर देखने लग जाती है। जब रेखाओं और नमूनों की स्थानांतरता से क्या होता है, हमारी आंखें निरंतर उसकी ओर देखने लगती है, जिससे एक लय उत्पन्न होता है और हमें सुख का अनुभव करता है। जैसे कि वक्र रेखाएं आड़ी और खड़ी रेखाएं आपस में जोड़ती है तो सीधी रेखाओं से बने नमूनों की अपेक्षा अधिक खूबसूरत और मनोहरी लगती है। घर में जो महराबदार दरवाजे होते हैं और खिड़कियां होती है वह चौकोर खिड़कियों और दरवाजों से बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है तथा भवन और कक्ष की भव्यता भी ये बताती है। तो इससे भी लय उत्पन्न होता है। अब नेक्स्ट लय उत्पन्न करने का तरीका है कि रेखाओं की विपक्षता, अपोजिशन ऑफ लाइंस के द्वारा भी क्या होता है, हम लय उत्पन्न कर सकते हैं। जब खड़ी या लंबवत जो रेखाएं तथा समतल और आड़िज रेखाएं, मतलब वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस समकोण पर आकर मिलती है, तब एक प्रकार का लय उत्पन्न होता है जो कि रेखाओं में विपक्षता होने के कारण होता है। घर निर्माण में वर्गाकार, आयताकार फर्नीचर, पर्दों के लटकाव की रेखाएं, मुंडेर आदि रेखाओं की विपक्षता के कारण या अपोजिशन के कारण क्या होता है, घर में सुंदरता उत्पन्न की जा सकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लय हम आकारों की पुनरावृत्ति अर्थात हम रिपीटेशंस के द्वारा भी उत्पन्न कर सकते हैं, या साइज में प्रोग्रेसिव वृद्धि की जाए
या अनुक्रम बढ़ाया जाए तो भी क्या होता है, लय उत्पन्न हो सकता है। विपक्षता या पोजीशन के कारण, फिर स्थानांतरणता के कारण, निरंतरता के कारण ये लय उत्पन्न किया जा सकता है। तो इस तरह घर सजावट में लय का बहुत महत्व आया आपको समझ में। धन्यवाद।